हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिफेंस एग्जाम्स के लिए सेट नंबर 12 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ मेरे दो जो है पेड कोर्सेज आते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। तो दोनों हैं हमारे GS कोर्स एंड 10,000 MCQ कोर्स जो आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी ये कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या था? एक्चुअली ये था कि ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था और इसने ये एक्ट पास किया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर आपके पास कोई भी पेपर है, कोई भी आप पेपर छापते हो, तो पहला पेपर वो जो होगा वो लॉर्ड लिटन के पास आएगा। लिटन बोलेगा, देखेगा कि हमारे अगेंस्ट तो नहीं कुछ लिखा हुआ। अगर अगेंस्ट लिखा हुआ है तो इस प्रेस की जो है प्रेस की जो लाइसेंसिंग है वो कैंसिल कर दी जाएगी, इसके ऊपर फाइन होगा। और ये था कि आप लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन हमारे अगेंस्ट नहीं लिखना आपने। तो ये प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। लॉर्ड लिटन जो बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम रिएक्शनरी वाइसरॉय। हर बात का उल्टा रिएक्शन लेता था और इसको बोला जाता था वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर भी बोला जाता था। वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर मतलब उल्टा, मतलब कुछ भी अगर हम बोलेंगे तो उल्टा जवाब मिलना है, इसका ये वर्ड यूज किए जाते थे यहाँ पे। 1876 के अंदर जो है फेमीन आया था। यहाँ पे फेमीन, यहाँ पे भूख जो है फेमीन आया था। कहाँ पे? बॉम्बे में, मद्रास में, मैसूर में, हैदराबाद में, सेंट्रल इंडिया में, पंजाब में। तो इसके लिए 1876 में इन्होंने फेमीन कमीशन भी अपॉइंट किया था। यहाँ पे फेमीन कमीशन जो है वो किसके अंडर किया गया था? रिचर्ड स्टार्ची के अंडर जो है इन्होंने फेमीन कमीशन को भी अपॉइंट किया था। और 1876 में ही इन्होंने क्या सजाया था? दिल्ली दरबार सजाया था। क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पे इन्होंने जो है क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पे केसरी हिंद का टाइटल भी दिया था। और 1878 के अंदर ही इन्होंने आर्म्स एक्ट प्रोड्यूस किया था। आर्म्स एक्ट क्लियर। आर्म्स एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी अंग्रेज है चाहे इंग्लिश है, अंग्रेजों को यानी कि यूरोपियंस को तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आर्म्स रखने के लिए, लेकिन अगर इंडियंस कोई आर्म रख रहा है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो ये पास किया गया था इस टाइम पे 1878 में ही। और एक चीज आपको और बता दूं कि जो लॉर्ड लिटन है ये जो है आपका लिखते भी हैं। और ये जो है इनका पेन नेम क्या था जब लिखते थे? ये अपने आप को क्या बोलते थे? इट्स कॉल्ड ओवन मैरेदिथ के नाम से इनको बुलाया जाता था। ओवन मैरेदिथ। और इसकी जो है सबसे बड़ी जो नोवेल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट नोवेल है, दैट इज कॉल्ड लुसाइल नोवेल है। किसके द्वारा लिखी गई है? लॉर्ड लिटन द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये वही पर्सन है जिसने 21 साल से 18 साल एज कर दी थी सिविल सर्विसेज की एज इसने घटा दी थी। दूसरा एंग्लो अफगान वॉर जो है, एंग्लो अफगान वॉर यहाँ पे देखने को आपको मिली थी। एंग्लो अफगान वॉर कब? 1878 से 80 के बीच में एंग्लो अफगान वॉर देखने को मिली थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। 1878 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये मैंने आपको बताया ना कि ये बंगाली प्रेस, ये वो सब चीजें इन्होंने लिखी थी 1878 में और अगेंस्ट, ये प्रेस के अगेंस्ट चलते थे। मिड डे मील स्कीम जो है हमारे स्कूलों में कब स्टार्ट करी गई थी? मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट करी गई थी? ये स्टार्ट करी गई थी आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी 1995 में पूरी कंट्री में स्टार्ट करी गई थी। और ये स्टार्ट हुई कहाँ से थी? ऑल ओवर इंडिया। बट सबसे पहले जो है 1962-63 के अंदर जो है स्टार्ट हुई थी तमिलनाडु के अंदर। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा कि कामाराज ने जो है ये स्टार्ट की थी 1962 में। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। फिर उसके बाद चलते पूरे इंडिया में चली और पूरे इंडिया में 1 जनवरी 1995 को चली थी। मैं आपको बता दूं मिड डे मील स्कीम जो है आपकी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? HRD, जिसे आजकल हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। और ये एक पूरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और क्लासें पढ़ रही हैं, क्लास 1 से लेके 8th क्लास तक पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है खाना मिलेगा, हॉट कुक्ड फूड मिलेगा जिसमें 450 कैलोरीज आपको मिलेंगी, 12 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। और ये सारी चीजें इसमें देखने को आपको मिलेंगी। और 12 ग्राम प्रोटीन जो है एक्चुअली किसके लिए है? क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए है। और 700 कैलोरी जो है आपको 700 कैलोरी और आपका 20 ग्राम 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन जो है आपका 8वीं से लेके 10वीं क्लास के 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों को मिलेगा। ये सारी चीजें इनको मिलेंगी। 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए 700 कैलोरीज और 20 ग्राम प्रोटीन। पहली और 5वीं क्लास के बच्चों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन ये मिलेगा। क्लियर। और ये फ्री ऑफ चार्ज होगा। और इससे दो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, एक तो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे और हम सर्व शिक्षा अभियान के चीजों को भी पूरा कर पाएंगे। बच्चे जो है खाना खाने के लिए स्कूलों में भर्ती भी होंगे, तो इससे क्या होगा, एजुकेशन भी हमारी बढ़ेगी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर ए ऑप्शन।
बॉर्डर कमीशन जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बिठाया था इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए, कौन सा पर्सन बैठे थे? तो वो थे आपके डेट इज रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने लाइन खींची थी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। माउंटबेटन जो है 3 जून 1947 के अंदर प्लान आया था। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने बोला था कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को। और 3 जून प्लान भी बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, डिकी बर्ड प्लान भी इनको बोला जाता है, डिकी बर्ड प्लान, और बल्कान प्लान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, एटली वाज अ प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को बोला था कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे, 30 जून 1948 को आज़ाद करेंगे। लेकिन बाद में आपका जो है ये आ गया था, जो है रेडक्लिफ आ गया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हम इंडिया को जल्दी आज़ाद करेंगे। लॉर्ड वेवल की बात करें तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है। लॉर्ड वेवल उस टाइम पे आपके इन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस करवाई थी, ये फेल हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में जो है आपका बंगाल पार्टीशन करवाया था, जो कैंसिल कब किया गया था? 1911 में कैंसिल कर दिया गया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। इनमें से ऐसा कौन सा एम्परर है जिसने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी? दौलताबाद जिसे आजकल हम देवगिरी के नाम से जानते हैं, और ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को, देवगिरी दौलताबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। तो ये कौन है पर्सन? ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपकी हिस्ट्री के अंदर इनको बोला जाता है वाइजेस्ट फूल बोला जाता है, पढ़े लिखे मूर्ख बोला जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। 5 कारणों से इनको वाइजेस्ट फूल कहते हैं, 5 कारणों से। वो 5 कारण क्या है? पहले तो इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करी। रीजन क्या था? साउथ इंडिया के ऊपर रूल करना था, साउथ इंडिया के ऊपर रूल करना था, और प्लस मंगोल के अटैक से इन्होंने बचना था। दूसरी बात है, इन्होंने टोकन करेंसी इशू करी, टोकन करेंसी लोगों ने घर पे ही बनानी स्टार्ट कर दी। दोआब रीजन के अंदर टैक्स लगाया, डबल टैक्सेशन लगा दी, और उसी टाइम सूखे पड़ गए। और कुमाऊं हिल्स का अटैक करने के लिए सेना भेजी, और वहां पे बारिश होगी, सारे नीचे गिरते आए। इराक के ऊपर अटैक करने के लिए इन्होंने सेना तैयार करी, बट बाद में इनका मूड चेंज हो गया तो वो अटैक नहीं किया। तो इसीलिए इनको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब को हम कहते हैं आलमगीर का टाइटल है, क्योंकि इन्होंने अपने भाइयों को हराया था बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाई में 1658 में, और इन्होंने आलमगीर का टाइटल लिया था, दैट इज कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल लिया था। जिंदा पीर इसको कहा जाता है, औरंगजेब को कहते हैं। हिंदू मनसबदार इनके टाइम पे सबसे ज्यादा थे। औरंगजेब ने जजिया भी जो है आपका जजिया टैक्स को री इम्पोज किया था, जरूखा दर्शन इन्होंने बंद कर दिए थे। ये सारी की चीजें। शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नेम क्या है? फरीद है। बाबर खान लोहानी जो गवर्नर है बिहार के, इनको शेर खान का टाइटल दिया था, और इनका जो टॉम है वो कहां पे है? सासाराम बिहार के अंदर है। और शेरशाह सूरी जो है आपकी बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, ये 1539 में 1540 में लड़ाइयाँ लड़ी थी। इन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ी थी? जो है आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाइयाँ लड़ी थी, और इसमें दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी जीता था। शेरशाह सूरी ने पुराना किला, जिसे हम ओल्ड फोर्ट कहते हैं, दिल्ली के अंदर इन्होंने बनाया था। और उसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारे जो है जीटी रोड्स वगैरह भी बनवाए थे यहाँ पे। गेंजिस खान की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रेट खान है, मंगोल इंपायर के फाउंडर हैं मंगोल इंपायर के। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अगर आपसे पूछा कि मंगोल ने इंडिया में सबसे ज्यादा किसके टाइम पे अटैक किया था, तो वो किया था दैट इज अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है इन्होंने सबसे ज्यादा बार अटैक किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो यहां पे वही चीज है जी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट देखिए, हम टीवी रिमोट कंट्रोल के अंदर कौन सी जो है वेव्स को, कौन सी रेज को हम यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये आपकी यूज करी जाती है दैट इज इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज यूज करी जाती है, और इंफ्रारेड रेज को हम क्या कहते हैं? हीट वेव्स के नाम से भी हम जानते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत जल्दी हीट वेव्स को जो है आई मीन टू से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिजिकल थेरेपी में डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इंफ्रारेड रेज से होती है, और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती है, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर को गर्म भी कर देती है। क्लियर? और बहुत सारे मिलिट्री पर्पस के लिए इंफ्रारेड डिटेक्टर भी हम यूज करते हैं, और हम क्रॉप्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए भी इंफ्रारेड रेज को यूज किया जाता है। और बहुत सारे जितने भी रिमोट स्विचेस होते हैं आपके, जैसे टीवी के, वीडियो रिकॉर्डर के, उसमें हम इंफ्रारेड रेज ही यूज करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। यहां पे लिखा हुआ है रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स जो होती हैं, जैसे आपका सेलुलर फोन है, आपका जो नॉर्मल फोन, मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो वहां पे वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो वो किससे होती है? आपकी रेडियो वेव से होती है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड में। एक होती है आपकी अल्ट्रासोनिक।
अल्ट्रासोनिक जो होती है, जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, जो पेट वगैरह को चेक करने के लिए होता है अल्ट्रासाउंड। तो आपका सोनार मेथड में आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं, अल्ट्रासोनिक, और इसकी जो किरणें होती हैं प्राश्रव्य किरणें इसको कहते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। और जितने भी आपके वेल्डिंग वाले जो होते हैं, वेल्डिंग वाले, तो उनके ग्लासेस होती हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। और जितना भी आपका प्यूरिफिकेशन होती है पानी की, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी आपकी यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है, नाट की ये जो पॉइंट्स है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड में यूज़ करते हैं, सोनार मेथड में यूज़ करते हैं, और बस इतना ही याद रखना है। प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं आपके अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ करते हैं, और आपके जो वेल्डिंग वाले होते हैं उनके ग्लासेस भी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो आपके अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो जर्म्स वगैरह को किल करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी आपको हेल्प करते हैं। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं अल्ट्रासाउंड और सोनार मेथड में, ठीक है, याद रखिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सरे याद कर सकते हैं, एक्सरे जो होती हैं ये रॉयंटजन ने डिस्कवर करी थी। रॉयंटजन जितने भी आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को चेक करने के लिए, कैंसर को चेक करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ कर ली जाती हैं। गामा ट्रीटमेंट जो होता है, गामा रेज होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं, गामा, ठीक है, याद रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, इंफ्रारेड वेव्स इज द करेक्ट आंसर। इंफ्रारेड रेज ये है 10⁻⁻⁶ वाला पार्ट, समझ आया। और विजिबल लाइट जो है आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल लाइट देखने को आपको मिलती है। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रूलर है जिसने इक्ता सिस्टम को डिवाइड किया, अपनी किंगडम को इक्ता सिस्टम में डिवाइड किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? नॉट इट्स इक्तारा, इट्स इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? एक्चुअली इसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कहता था कि सैलरी नहीं हम देंगे, कैश में नहीं देंगे, हम जमीनें देंगे, लैंड देंगे। तो लैंड सिस्टम में लैंड देने के लिए इन्होंने ये इक्ता सिस्टम को इस्तेमाल कर लिया था। इल्तुतमिश जो है इनको स्लेव ऑफ द स्लेव भी बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाई थी। और इन्होंने जो है चालीसा और नोबिलिटी वाला ग्रुप इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें 40 लोग जो चुनेंगे अगले राजा को चुनेंगे, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है इन्होंने कॉपर का टंका, सिल्वर का टंका, कॉपर का जितल सिक्के भी इशू करवाए थे। ये आपके इल्तुतमिश हैं। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया भी कहते हैं। सुल्तानगढ़ी दिल्ली के अंदर इन्होंने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान जो है मिडिवल इंडिया के अंदर, मध्यकालीन भारत के पहली अकेली मुस्लिम लेडी जिन्होंने रूल किया है वो है रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के फाउंडर हैं, इनकी लाहौर कैपिटल थी, इनको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। काउत इल इस्लाम पहली मुस्लिम बिल्डिंग इन्होंने बनवाई थी। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था, और बख्तियार काकी जी के नाम पे। और इनका कमांडर चीफ है बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और आपका जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ा था। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है और ये कुमार गुप्ता वन ने बनवाई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है आपकी बिहार में है और इसको बनवाया था दैट इज धर्मपाल ने बनवाया था, जो पाल वंश का राजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या कहाँ पे हो गई थी, डेथ कहाँ पे हो गई थी? लाहौर में इसको दफनाया गया था। और जो है चौगान खेलते खेलते, चौगान मतलब पोलो खेलते खेलते इनकी डेथ हो गई थी। बलबन की बात करते हैं तो बलबन जो है आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के जो है आपके आखिरी अच्छे राजा में से एक आते हैं। चालीसा ग्रुप का ये मेंबर थे। तो पहले तो जैसी राजा बने चालीसा ग्रुप को इन्होंने खत्म किया। इन्होंने सिजदा सिस्टम स्टार्ट किया, अपने जो दरबार में कोई आएगा तो सर झुका के आएगा। पैबो सिस्टम स्टार्ट किया, क्योंकि आएगा तो पैरों पहले मेरे आके पैरों को चूमेगा, पैबो सिस्टम। और अपने आप को भगवान समझते थे, नियाबत खुदाई और जिले इलाही इनको बोला जाता था। और इन्होंने उलेमास को बोला कि उलेमास मतलब जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते थे मुस्लिम धर्म के अंदर, उनको बोला कि आप सिर्फ धर्म में ध्यान दीजिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने की कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इन्होंने फॉलो करी थी, और इनकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी ने भी फॉलो करी थी, जो राज स्टैब्लिश करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपका अली गुरशब कहा जाता है। और प्लस जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है दूसरा अलेक्जेंडर भी इनको कहा जाता है। मंगोल ने सबसे ज़्यादा अटैक इनके टाइम पे किया था। इन्होंने मार्केट रिफॉर्म बहुत सारे किए थे। इन्होंने इक्ता सिस्टम को कन्वर्ट किया था किसके अंदर, कैश सिस्टम में, कि हम सैलरी भी कैश में देंगे और टैक्स भी कैश में लेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन देव जी की वाइफ रानी पद्मिनी के लिए लड़ाई भी लड़ी थी, और उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी पद्मावत जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी शेरशाह सूरी के टाइम पे। और पर्सन का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी नाम था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताना है फीमेल्स के अंदर कौन से होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल्स के अंदर, दैट इज ओवरी। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल्स। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और मैं फ्रूट्स के अंदर बताना चाहूंगा, फ्रूट्स के अंदर जो ओवरी होती है वो क्या होती है, राइपन्ड फ्रूट, सॉरी ओवरी क्या होती है, फ्रूट जो होता है वो राइपन्ड ओवरी होती है। फ्रूट जो होता है राइपन्ड ओवरी होती है प्लांट के फ्रूट्स के केस में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, यूट्रस की बात करते हैं, वेजाइना की बात करते हैं, तो ये आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। और जो यूट्रस होता है, यूट्रस जो है आपका, इसको और क्या कहते हैं, वॉर्म कहा जाता है, वॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा जन्म लेता है, यूट्रस में बच्चा पनपता है, ठीक है। और एक होती है आपकी जो टेक्निक होती हैं, जैसे कि आपके डेट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, तो यूट्रस में ही वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है हम यहाँ पे जो सारा मिक्स करके टेस्ट ट्यूब में जाइगोट और एग मिक्स करके तो यूट्रस में बाद में डाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ओवरी इज द करेक्ट आंसर। फिकी दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कब स्टैब्लिश किया गया था, किस इंडियन मर्चेंट ने स्टार्ट किया था। पहली बात तो इसका आंसर याद करते हैं, 1927 इज द करेक्ट आंसर। फिकी को स्थापित किया गया था 1927 में। एडवाइस किसकी थी, महात्मा गांधी जी की एडवाइस थी। और किसने स्टार्ट किया था, जीडी बिरला ने, घनश्याम दास बिरला ने और पुरुषोत्तम दास जी ने स्टार्ट किया था। और ये लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंडिया के अंदर, जो आपका एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखने को आपको मिलती है ये। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, 1927 इज द करेक्ट वन। मुगल पेंटिंग जो है किसके टाइम पे सबसे ज्यादा चरम सीमा पे थी, यानी कि लीडरशिप में टॉप पे थी, तो दैट इज जहांगीर। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। जहांगीर जो है पेंटर किंग खुद भी हैं और ये पियक्कड़ किंग भी हैं, पियक्कड़ मतलब शराबी भी हैं। जहांगीर के टाइम पे टोबैको उगाया गया था, पुर्तगीज लेके आए थे, लेकिन पुर्तगीज को बोला था कि आप टोबैको कंजम्पशन नहीं करेंगे। और जहांगीर जो है मेनली लाहौर में रहता था, गार्डनिंग का बड़ा शौक था इनको। और इन्होंने जो है आपकी मोती मस्जिद भी बनवाई थी, कहाँ पे, डेट इज इन द लाहौर। मोती मस्जिद 3 है, एक तो लाहौर में इन्होंने बनवाई थी, दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी, और आपकी जो आगरा वाली जो मोती मस्जिद थी वो शाहजहां ने बनवाई थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहांगीर की वाइफ का नाम है मेहरुनिशा, और इनको नूर महल का टाइटल जहांगीर ने दिया था। और मेहरुनिशा अपने आप को कहने लगी थी, पातशाह बेगम के नाम से कहने लगी थी। और मेहरुनिशा ने इत्मादुद्दौला का जो है टॉम बनवाया था, जिसे हम पेत्रा दूरा कहते हैं, जिसमें आपकी जो मार्बल की नक्काशी जो है बहुत अच्छे से करी गई है। और आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। जहांगीर और बाबर 2 आपके मुगल किंग हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बाबर ने लिखी थी तुजुके बाबुरी और जहांगीर ने लिखी है तुजुके जहांगीरी। ध्यान रखना, तुजुके जहांगीरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु को मारा था और 5वें गुरु सिख का नाम गुरु का नाम था गुरु अर्जन देव नाम था, इनको मारा था जहांगीर ने। हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं जो है आपका दूसरा मुगल किंग है, बाबर का बेटा है। और जो हुमायूं है, हुमायूं ने जो है बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज की लड़ाई लड़ी थी 1539-1540 में। और दोनों लड़ाइयों में हुमायूं हारा था और शेरशाह सूरी जीता था और रूल इस्टेब्लिश हो गया था आपका शेरशाह सूरी का। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं ने हुमायूंनामा लिखा गया है हुमायूं के ऊपर। गुलबदन बेगम इनकी सिस्टर ने जो है हुमायूंनामा लिखा था। इन्होंने दीन पन्ना का शहर बनवाया था दिल्ली के अंदर, और लाइब्रेरी भी थी, और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इनकी डेथ हो गई थी हुमायूं की। समझ आया। शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन बनाया था, जो उठा के कौन ले गया था आपका 1739 में नादिर शाह उठा के ले गया था। और शाहजहां के टाइम को हम बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। आगरा के अंदर जो है इन्होंने जो है आपका आगरा के अंदर इन्होंने ताजमहल और जो है डेट इज ताजमहल तो बनवा ही बनाया था अर्जुमंद बानो बेगम, जो इनकी वाइफ थी, उनके नाम पे, मुमताज़ महल के नाम पे। और आगरा के अंदर इन्होंने मोती मस्जिद भी बनवाई थी। और इनका ओरिजिनल नेम क्या है, खुर्रम इनका ओरिजिनल नेम है। और इनके टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे 2 फ्रेंच पर्सन, बर्नियर और टवर्नियर नाम के 2 फ्रेंच पर्सन आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर के टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी 1600 में। अकबर का जो टॉम है वो है सिकंदरा नियर आगरा के अंदर। अकबर ने इबादत खाना बनाया था, हॉल ऑफ प्रेयर। इन्होंने अपना धर्म भी स्टार्ट किया था दीन इलाही, जिसमें सारे धर्मों का मिश्रण था। और अकेला हिंदू जो इसको ज्वाइन किया था वो कौन था, दैट इज बीरबल। बीरबल का ओरिजिनल नेम था महेश दास। बीरबल का टाइटल इन्होंने अकबर ने दिया था। अकबर के टाइम पे नवरत्न रहते थे, 9 हीरे, 9 बंदे थे वो। अबुल फजल उनमें एक पर्सन था जिन्होंने लिखी थी आईने अकबरी।
आईने अकबरी और अकबरनामा की पुस्तक लिखी थी। टोडरमल जो था वो अकबर के दरबार में क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर था, और इसने टोडरमल सिस्टम, जब्ती सिस्टम, दहसाला सिस्टम स्टार्ट किया था कि जो टैक्स होगा वो अकॉर्डिंग टू लैंड मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया था। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर जहांगीर इज द करेक्ट वन। क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा औरंगजेब की वाइफ ने बनवाया था। ये औरंगजेब की वाइफ के नाम के ऊपर है, कहां पे है ये, तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। क्लियर। और औरंगजेब की वाइफ का जो नाम था वो था राबिया दुरानी। राबिया दुरानी के नाम पे देखने को आपको मिलता है। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था किसने, आजम शाह ने। आजम शाह कौन है, राबिया दुरानी और औरंगजेब का बेटा है। अगर आजम शाह ऑप्शन में नहीं आया तो आप औरंगजेब को टिक कर सकते हो, लेकिन नन ऑफ दीज आया तो नन ऑफ दीज को टिक करोगे, लेकिन ध्यान रखना आजम शाह इज द राइट आंसर। और बीबी का मकबरा को बोला जाता है ताज ऑफ डेक्कन। ताज ऑफ डेक्कन बोला जाता है, दक्षिण का ताज बोला जाता है। और प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल किसे कहते हैं, वो बोला जाता है हुमायूं टॉम को। हुमायूं टॉम कहाँ पे है आपका, जो है दिल्ली के अंदर देखने को आपको मिलता है। और किसने बनाया था, मलिक मोहम्मद जो है आपका डेट इज मलिक मोहम्मद गियास जी ने बनाया था। ठीक है। और इन्होंने बनवाया था, ठीक है, मतलब इन्होंने बनाया था प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, दैट इज बाय द प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल फॉर द दैट इज हुमायूं टॉम। ठीक है, इसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो अगला डिस्कस करते हैं, औरंगजेब वाला पार्ट और डिस्कस करते हैं हम। तो मोती मस्जिद जो है औरंगजेब ने बनवाई थी, मैंने आपको बताया था। और आगरा वाली जो बनवाई थी शाहजहां ने, और लाहौर वाली जहांगीर ने। औरंगजेब को हम आलमगीर के टाइटल से जिंदा पीर, जजिया रिपोज किया, धर्मत की लड़ाई लड़ी, समूहगढ़ की लड़ाई लड़ी, सब हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड कल्टीवेटर्स करवाए थे असम के अंदर। असम के अंदर जो है कल्टीवेशन करवाने के लिए मजबूर किया था। तो किस चीज़ की कल्टीवेशन को करवाने के लिए मजबूर किया था, तो चाय की खेती को करवाने के लिए मजबूर किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। जूट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, जूट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, शुगर केन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, और गेहूं की बात करते हैं तो पंजाब में, और कॉटन की बात करें तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र और पंजाब में। ठीक है। राइस की बात करते हैं तो मद्रास में। सभी जगह के ऊपर मजबूर किया था अंग्रेजों ने इन सभी चीज़ों को प्रोडक्शन करने के लिए। और जूट की बात करते हैं, जूट के ऊपर आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कन्वर्जेंस हो रही है कोल्ड एयर, ठंडी एयर और जो है गर्म हवा की, तो उसको हम क्या कहते हैं। जहां पे भी ठंडा और गर्म मिलेगा तो वहां पे हमेशा बनते होते हैं फ्रंट। ठीक है, वहां पे हमेशा क्या बनते हैं, फ्रंट। तो ये रेनफॉल जो होगी वो क्या होगी, फ्रंटल रेनफॉल इसको कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। जहां पे ठंडी और गर्म हवा बनेगी तो डेट इज कॉल्ड फ्रंटल रेनफॉल। और एक चीज आपको मैं बता दूं, पानी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ओशन करंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जहां पे आपका वाटर करंट मिलेगा ठंडा, कोल्ड और गर्म, हॉट, यहां पे भी जब मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं आपका, जहां पे आपकी फॉग प्रोड्यूस होती है फ्रंटो, और यहां पे भी फ्रंट बनते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान रखना ये ओशन की बात चल रही है, वहां पे फॉग क्रिएशन होगी। और यहां पे आपके फिशिंग ग्राउंड बनेंगे, जहां पे आपकी फॉग बनेगी वहां पे फिशिंग ग्राउंड बनेंगे, जहां पे आपका ठंडा पानी करंट और हॉट वाटर करंट मिलेगा, फिशिंग ग्राउंड बनेंगे। ध्यान रखना, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तो फ्रंटल रेनफॉल कहां पे बनेगी आपकी, जहां पे ठंडा और गर्म पानी मिलेंगे। साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करते हैं तो साइक्लोन क्या होते हैं, इस तरीके से, जिसमें सेंटर में लो प्रेशर होता है और बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर देखने को मिलता है। अब साइक्लोन में दो चीजें होती हैं, ANC वर्ड याद रखना है। कैसे, साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवात होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में, वो क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर आर क्लॉकवाइज। और एक वर्ड होता है एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर आर क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर आर क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, जहां से आपके पर्वतों से, माउंटेन से टकरा के जो बारिश होती है, डेट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट मानसून से टकराने से देखने को आपको मिलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कन्वेक्शनल रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं
कन्वेक्शन रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका कन्वेक्शन करंट जो है आपके स्टार्ट होते हैं, कन्वेक्शन करंट ऊपर जाते हैं, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हो जाती है, क्लाउड बनते हैं और एट द एंड बारिश करती है, तो दैट इज कॉल्ड आपका कन्वेक्शन रेनफॉल। जैसे आपका कुमुलस निम्बस क्लाउड होता है, वहां से आपकी कन्वेक्शन रेनफॉल देखने को मिलती है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा पेपर में कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा ओरोग्राफिक रेनफॉल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, फ्रंटल रेनफॉल। क्लियर। तो ये होते हैं आपके फ्रंट से होते हैं, ठंडी और गर्म हवा मिलती है तो बारिश होती है, तो दिस इज कॉल्ड आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता है ऐसे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन है, ट्राइब्स और स्टेट के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सी जो ट्राइब्स है वो सही नहीं जुड़ती। भिल की बात करते हैं, गुजरात में है, ये आपका पॉइंट सही है जी, ठीक है। और उसके बाद गादी जो है हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। कोटा तमिलनाडु, ये भी आपका सही है। और तोदास केरल के अंदर है, ये गलत है। तोदास जो होते हैं ये आपके तमिलनाडु में देखने को आपको मिलते हैं, और केरल में आपके देखने को मिलते हैं कुरुम्बास देखने को मिलते हैं, कादार देखने को मिलता है, और कोरागाज देखने को आपको मिलते हैं। तो ये आपके केरल के अंदर देखने को मिलते हैं ये वाले, और तोदास जो होते हैं तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मधुबनी एक फोक पेंटिंग है, ठीक है, और ये कौन सी स्टेट के अंदर देखने को आपको मिलती है? मधुबनी मिथिलिया रीजन है आपका, मिथिलिया रीजन, ठीक है। मिथिलिया रीजन जो है वहां पे बिहार और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर, सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और बिहार और नेपाल में देखने को मिलती है, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और इसमें जो पेंटिंग होती है वो हाथ से करी जाती है, फिंगर से करी जाती है, ट्विग्स, ब्रशेस, निब पेन्स, तो इन सब से जो है ब्रशिंग करी जाती है। और इसमें होता क्या है, देखिए ये वाला फीचर होते हैं आपके मधुबनी स्टाइल के, जहां पे आपके मोटिफ यूज किए जाते हैं और डेकोरेटिव डिजाइन बनाया जाता है, और ये मधुबनी और मिथिलिया स्कूल ऑफ आर्ट्स इसको कहा जाता है। और इसमें ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो अपने मोटिफ यूज करते हैं और अर्थ कलर को यूज करते हैं, यानी कि मिट्टी के रंगों को यूज करते हैं। और इनका जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, और इसमें फ्लोरा जो है फूल, पक्षी और एनिमल्स की बात भी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये कलर होते हैं ना, सारे के सारे नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लैक कलर जो होता है ये हमेशा जो आपका कार्बन से सूट निकलता है ना, कार्बन से सूट निकलता है, प्लस काउडंग, यानी कि जो आपका काउडंग से मिला के जो है उसको बनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे डार्क और ब्राइट पिगमेंट्स देखने को आपको मिलते हैं, और इसमें बहुत सारे भगवानों के ऊपर चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे माँ काली की बात आ जाए, ठीक है, दुर्गा की बात आ जाए, सरस्वती की बात आ जाए, शिव भगवान की बात आ जाए, लक्ष्मी माता की बात आ जाए, तो ऐसे आपके ऐसे स्टाइल देखने को आपको मिलते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे आपके देखो कलर देखो आप कैसे दिखने को मिल रहे हैं, तो नेचुरल कलर हैं, अर्थ कलर यूज हो रहे हैं, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये कौन से देखने को मिलते हैं? बिहार में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सूरत के अंदर 1907 के अंदर जो है स्प्लिट किया, ठीक है। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन सिर्फ ये था कि नरम दल यानी कि मॉडरेट्स और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लाला लाजपत राय को आपका चेयरपर्सन बनाना, और यहां पे रास बिहारी घोष को बनाया गया था, और जीते भी घोष ही थे। ये डिवीजन इसलिए था क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट समझते थे कि जो मॉडरेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है एजिटेशन वगैरह करके सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अब हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी फ्रीडम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें अपना हिस्सा मांगना पड़ेगा। जिसमें एक्सट्रीमिस्ट जो थे आपके लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जो है विपिन चंद्र पॉल, ये लोग इसमें आते थे। मॉडरेट्स में बड़े नॉर्मल लोग जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बड़े जो है आपके नॉर्मल लोग थे, मतलब ठंडे दिमाग के थे। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि ये रीजन क्या था? एक्सट्रीमिस्ट को फेथ खत्म हो गया था मॉडरेट्स के ऊपर कि वो नेगोशिएट अब नहीं कर पाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, यही इसका मेन रीजन था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द जो है कैसे ग्रो किए थे। अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि स्वदेशी और बाइकॉट की बात करते थे, ठीक है, और सिर्फ बंगाल के अंदर। लेकिन जो दूसरे लोग थे, गरम दल वाले लोग थे, वो चाहते थे कि पूरे के पूरे इंडिया में क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। कलकत्ता सेशन में 1906 में इन्होंने बोला स्वराज वर्ड की यूज करिया, और पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को आपको मिला। दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि हम सभी अर्ली नेशनलिस्ट और जो भी आपके जो गरम दल वाले हैं, तो 1906 के अंदर उन्होंने बोला था कि हम सभी की रिस्पेक्ट करते हैं। बट रीजन सिर्फ यही हुआ था कि हाँ वो चाहते थे कि सूरत के अंदर डिवीजन इसीलिए हुआ था क्योंकि जो लोग हैं ये बोल रहे थे कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग बोल रहे थे कि मॉडरेट्स के अब अंदर दम नहीं रहा, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं और हमारे देश को आज़ाद नहीं करवा सकते, जिसके कारण ये डिफरेंसेस बढ़ने लग गए थे। सूरत जो है आपका ताप्ती रिवर के किनारे पे है,
ताप्ती रिवर के किनारे पे। और सूरत को हम बोलते हैं डायमंड सिटी। डायमंड सिटी से डायमंड माइंस याद आया। डायमंड माइंस जो है हमारी पन्ना माइंस हैं, ठीक है, पन्ना माइंस हैं। और ये पन्ना माइंस कहाँ पे हैं? आपके मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है आपका। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है आपका डेट इज इन द मध्य प्रदेश। और इसको जो है ये हमारा 12th बायोस्फीयर नेटवर्क के अंदर, यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क के अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है ब्रिटिश इंडिया का जिसने ट्रिपल अलायंस बनाई थी टीपू सुल्तान के अगेंस्ट? टीपू सुल्तान के अगेंस्ट ट्रिपल अलायंस बनाने की कौन से पर्सन थे? ट्रिपल अलायंस के अंदर जो है आपके एक्चुअली कौन थे? अंग्रेज थे, इंग्लिश थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे और मराठास थे। और किसके अगेंस्ट लड़े थे? टीपू सुल्तान मैसूर के अगेंस्ट लड़े थे। और ये कौन से पर्सन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये बनाई थी सारी अलायंस, ठीक है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही पर्सन है जिन्होंने इनको बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। इनको परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन्होंने स्टार्ट करवाई थी 1798 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर, जिसमें जमींदार अपॉइंट किया गया था, मिडल मैन अपॉइंट किया गया था जो टैक्स इकट्ठा करके अंग्रेजों को देता था। टीपू सुल्तान की बात करते हैं। टीपू सुल्तान की कैपिटल थी आपकी श्रीरंगापट्टनम थी, श्रीरंगापट्टनम। और श्रीरंगापट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी भी था, ट्री ऑफ लिबर्टी याद रखिए, ट्री ऑफ लिबर्टी भी यहाँ पे उगाया गया था। टीपू सुल्तान जो है जैकॉब्सन क्लब का मेंबर था जो एक फ्रेंच क्लब था, याद रखना है आपको सारे पॉइंट्स। लॉर्ड मिंटो की बात करें, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था आपका, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये आया था 1909 के अंदर, 1909 के अंदर, जहां पे मॉर्ले जो थे आपके वो जो है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लेकिन लॉर्ड मिंटो जो थे गवर्नर जनरल थे, जहां पे आपके सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी और मुसलमान को वोट करेगा, इंग्लिश को वोट करेगा। लॉर्ड वेलेस्ले की बात करते हैं तो 1798 के अंदर जो है इन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है स्टार्ट किया था। सब्सिडरी अलायंस जो स्टार्ट किया था और पहली स्टेट जो इसके अंदर हाथ बटाया था, डेट वॉज हैदराबाद। हैदराबाद वॉज अ स्टेट। वॉरेन हास्टिंग जो आपके पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, और इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया था। रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया था 1773 में, और प्लस आपकी जो है पहली सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनी थी अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैकॉब्सन ऑर्गन जो होता है ये किसके साथ रिलेटेड है? ये आपके स्नेक के अंदर देखने को मिलता है, स्नेक के अंदर, सर्पेंट्स के अंदर। सर्पेंटोलॉजी जो है स्नेक्स की स्टडी को कहा जाता है, सर्पेंट्स कहा जाता है, सर्पेंट्स। क्लियर। अब बात क्या कहते हैं, जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो किस चीज के लिए काम करता है? ये एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं? वोमेरो नेजल ऑर्गन कहा जाता है। वोमेरो नेजल ऑर्गन इसको कहा जाता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि ये एक सेंसरी सेल होते हैं जो आपके नेजल चैम्बर में होते हैं, और जितना भी मॉइस्चर होता है, ऑर्डर होता है आपका पार्टिकल्स का, वो स्मेल कर लेते हैं ये। तो इसका मतलब दीज आर द स्मेलिंग एजेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। स्मेलिंग एजेंट होते हैं जैकोब्सन ऑर्गन। आंसर इज सी इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें आपका जो स्पीकर होता है वो किसी भी मेंबर ऑफ हाउस को बोल सकता है कि स्पीकर ऑफ मदर टंग में आप बात कर सकते हैं? एक्चुअली हमारे देश में 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला होता है, वो क्या? पहले इंग्लिश, फिर हिंदी और फिर आपकी मदर टंग। मतलब 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आपके देश में आता है। तो अगर स्पीकर बोले कि अगर आपको इंग्लिश हिंदी नहीं आती है तो आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 121 के अंदर आता है। 120 जो कॉलम सेक्शन 1 में आता है, 120 सेक्शन ए के अंदर देखने को मिलता है। और 110 क्या है आपका? मनी बिल। मनी बिल कितने टाइम में पास होता है? 14 दिन के अंदर। लोकसभा की सारी पावर होती है, राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती। मनी बिल तब कहा जाता है जब स्पीकर के साइन हो जाएं उसके ऊपर। मनी बिल को किसकी रिकमेंडेशन से? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से लेके आना पड़ता है। और मनी बिल के अंदर जो लिखा होता है टैक्स के बारे में, कोई घटाया बढ़ाया लगाया वो होता है, जिसमें आपकी सैलरीज के बारे में लिखा होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकाला जाता है उसके बारे में लिखा होता है। ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं। 122 नंबर आर्टिकल क्या बताता है कि कोर्ट्स कभी भी नहीं जाएगी जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोर्ट कभी भी उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करेगी। 126 नंबर आर्टिकल क्या बताता है कि आपके अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति करेंगे। और एक्टिंग का मतलब यहां पे यह है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एब्सेंट होंगे तो आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए जाएंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल 120 कॉलम 1 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए, अरीबदा जो है, अरीबदा क्या होता है? ये होता है अरीबदा। सो यहाँ पे क्या है? ये ऑलिव रिडले टर्टल हैं। ऑलिव रिडले टर्टल हैं जो मास नेस्टिंग करते हैं, जो टूरिज्म का अट्रैक्शन बनते हैं उड़ीसा के अंदर। तो दीज आर द मास नेस्टिंग ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल हेयर। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अरीबदा जो है एक्चुअली एक स्पेनिश टर्म है।
स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब क्या होता है नेस्टिंग बिहेवियर, अराइवल, इसको कहा जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। मास नेस्टिंग करते हैं और बीच होती है ये गाहिर माथा बीच के ऊपर। गाहिर माथा बीच उड़ीसा के अंदर देखने को आपको मिलती है। उड़ीसा के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उड़ीसा में आपकी चिलिका लेक भी है जो आपकी लेगून लेक है, और उड़ीसा के अंदर जो है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन नेशनल पार्क है, सिमलीपाल आपका टाइगर रिजर्व भी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, और सुनाबेदा टाइगर रिजर्व भी देखने को आपको मिलता है यहाँ पे। और जो उड़ीसा की कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से वायरल डिजीज कौन सी होती है? वायरल डिजीज, बेरी की बात करते हैं तो विटामिन B1 की कमी के कारण देखने को मिलता है। विटामिन B1 की कमी को क्या कहते हैं हम? थायमीन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? थायमीन कहते हैं। मीजल्स की बात करें तो ये रूबेला वायरस के कारण होती है, रूबेला वायरस के कारण, ठीक है। रिकेट्स की बात करते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलती है। विटामिन डी को क्या कहते हैं हम? कैल्सीफिरोल कहा जाता है। और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दो रोग होते हैं आपके विटामिन डी की कमी के कारण, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। सिफिलिस होती है आपकी ट्रेपोनीमा पैलिडम की के डेफिशिएंसी के कारण होती है, और ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल। तो इसमें से वायरल डिजीज कौन सी है? ओनली बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मीजल इज द करेक्ट आंसर। मीजल, खसरा को कहा जाता है वायरल डिजीज। क्लियर? सो गाइज ये हैं आज आपके क्वेश्चन। मीजल्स देख लो जी, इस तरीके से देखने को मिलता है। इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कान में इन्फेक्शन हो जाती है, आपके लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, निमोनिया, और पेट खराब हो जाता है। तो दीज आर द रूबेला वायरस, मीजल्स के कारण। क्लियर? सो जो भी अपडेट्स होते हैं आपके लेक्चर्स के वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पता लगते रहते हैं यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, और कोई भी बात में से करनी हो पूछ सकते हो आप, कुछ भी, एनीथिंग। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।